स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक प्रकार की एक मास के द्वारा क्रिएट किया हुआ ऐसा फील्ड होता है जिस फील्ड के अंदर अगर किसी मास को किसी दूसरे मास को अगर प्लेस कर दिया जाए तो वो मास इस फील्ड के इन्फ्लुएंस से है ना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक मास दूसरे मास को कहते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से अट्रैक्ट किया। बेसिकली ये पूरी तरह से सच नहीं है। एक मास डायरेक्ट दूसरे मास को अट्रैक्ट नहीं करते। एक मास अपनी ही जगह बैठे बैठे चारों तरफ फील्ड छोड़ते हैं, फोर्स लगाते हैं। नो डाउट फोर्स लगता है मास पे, और पहला ही मास के द्वारा फोर्स लगता है, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोसेस से नहीं लगता, वो टू स्टेप प्रोसेस से लगता है। एक मास फील्ड छोड़ता है और वो फील्ड जाकर किसी दूसरे मास पे फोर्स लगाता है, और उस फील्ड को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और वो फील्ड किसी दूसरे मास पर कितनी ताकत का फोर्स लगाएगा, डिपेंड करता है कि वहां पे जहां पर फोर्स लगानी है मास पे, वो पोजीशन पर फील्ड की क्या स्ट्रेंथ पहुंची। जैसे ये मास एम एम नॉट पे फोर्स लगानी है, तो ये एम अपने चारों तरफ फील्ड छोड़ा, ये फील्ड की ताकत ये पॉइंट पी पर जहां पहुंची, दैट इज आई पी, जो फील्ड की स्ट्रेंथ कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कहते हैं। पी पॉइंट पर जो पहुंचा वही आई पी एम नॉट पे फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और कितना फोर्स लगेगा, तो वहां का मास और वहां की फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप इस फील्ड इंटेंसिटी को यूज करके मास के ऊपर कितनी फोर्स लग सकती है आप पता लगा सकते। क्योंकि अभी टॉपिक मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की चल रहा है, तो किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसी बात को मैंने यहीं से डिफाइन किया था कि आपको अगर किसी भी पॉइंट पर की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि आप उस जगह पर किसी मास को प्लेस कीजिए और उस पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो निकाल लीजिए। आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल पाए, उस फोर्स को वहीं के रखे मास से डिवाइड कर दीजिए। जो ये वैल्यू आएगा वो आपको उस पॉइंट पर की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे देगा, और जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। नहीं तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप उस जगह पर 1 kg का मास प्लेस कर दीजिए। जैसे पी पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो पी पॉइंट पर आप 1 kg का मास प्लेस कीजिए और उस 1 kg पे फोर्स क्या लगा वो निकालिए। तो जो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वही उस पॉइंट पर का ग्रेविटेशनल फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो कि आपका डेफिनेशन भी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is the defined as the net gravitational force acting on a unit mass placed at that। और इसी बात को मैंने कई एग्जांपल्स में यूज किया था। ठीक है, ऐसा आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, मैंने वीडियो शेयर किया हुआ, आप उसको देख लेना। हाँ सर, वीडियो देख लिया था सर। मेरा एग्जाम चल रहा है फाइनल, इसलिए। ठीक है, ठीक है, आप हाँ क्लास के साथ जो भी वीडियो मैं दे रहा हूँ साथ ही साथ देखते चलिएगा, कोर्स पूरा होता है। चलिए, तो मैंने दो एग्जाम्पल करवाया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ हम लोगों का अर्थ है।
धरती है ये, ठीक है। हम्म, ये धरती है, मास इसका m है, और धरती से कुछ दूरी पर इसका मून है, ये आपका अर्थ है, ये मून है। मून का मास कितना है वेदांत, अर्थ के मास के कंपैरिजन में? सर 9 टाइम्स कम है। 9 टाइम्स कम है, 81 टाइम्स कम है। कितना? 81। 81 टाइम्स कम है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। हमें हमें इसका डाटा याद नहीं है कि मून और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो हमने एज्यूम किया मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस d है। ये हमने सिचुएशन ली। आपसे पूछता है कि बताइए किस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा फ्रॉम द मून सरफेस, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून। सेंटर से ही डिस्टेंस लिया, चलो ठीक। फाइंड द पोजीशन फ्रॉम center of the moon where the gravitational field is 0। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। क्वेश्चन समझ में आया आयनिश? यस सर। बहुत शांत दिमाग से और सिस्टमेटिकली आप आगे बढ़िए। ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने मैंने सिखाया था कि किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो उस जगह पर 1 kg का मास प्लेस करने पर जो उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही उस पॉइंट पर की ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे देखो, ये आपका अर्थ है, अर्थ अपने चारों तरफ फील्ड छोड़ा, मून भी अपनी चारों तरफ फील्ड छोड़ा, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो उसका फील्ड की दूर रिलेशन बनेगा। और एक पोजीशन ऐसा आएगा जहां पे दोनों के फील्ड आपस में एक दूसरे को नलीफाई करेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं पोजीशन है पी, ये पोजीशन है पी। तो पी के लेफ्ट साइड में धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट करेगा, और पी के राइट साइड में मून की ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट करेगी। मतलब अगर आप पी के राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट को रख के, m0 को रख के छोड़ दोगे तो वो मून की तरफ भागेगा, और पी के लेफ्ट साइड में अगर किसी मास को तुम रख के छोड़ दोगे तो वो अर्थ की तरफ भागेगा, क्योंकि इस इधर की फील्ड की ताकत इसकी ज्यादा है। और एट पी पर रखोगे तो उस पर नेट फोर्स का मान 0 होगा, क्योंकि वहां पे दोनों की फील्ड एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है, नेट फील्ड का मान 0। तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट है पी जो कि मून के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, जहां हम 1 kg का मास प्लेस करेंगे तो जो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम 1 kg पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे अर्थ, और ये जो मून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मून,
तो आप पॉइंट पी पर 1 kg पर दो ठो फोर्स देख रहे हो, और ये दो फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, अपोजिट तो ऑलरेडी है ही, अगर इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स का मान 0 हो जाएगा। सो टू मेक आई पी इक्वल टू 0, आई ई मस्ट बी इक्वल टू आई एन। इधर की दूरी क्या हो जानी है, डी माइनस एक्स, सेंटर से पॉइंट पी की दूरी अर्थ के सेंटर से। हम इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं, एक जनरल रिलेशन में आ जाएगा, बाद में धरती का मास, मून का मास, जो भी आप प्लेस करते हैं सब। अभी हम m1 m2 को लेकर काम, तो बताओ भाई, आई ई, आई ई मतलब अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kg होगा जी m1 बाई डी माइनस एक्स फोर्स। आई एम मून के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kg पे होगा जी m2 बाई एक्स। तो ये भाई जी जी कैंसिल हो गए, आप दोनों साइड रूट ले लो, आप दोनों साइड इसका रूट ले लो, तो ये हो जाएंगे √m1 बाई डी माइनस एक्स, हो जाएंगे √m2 बाई एक्स, क्योंकि नीचे में एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना है, ये हमें एक्स निकालना है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट करना पड़ेगा, तो हम यहीं से स्क्वायर को भगा दिए रूट लेके। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो √m1x इज इक्वल टू √m2d माइनस √m1m2, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आएंगे √m2d, है ना, √m2d डिवाइडेड बाई √m1 प्लस √m। तो ये एक, है ना, कुछ बच्चे जो हैं इसको, खासकर नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो हैं, इस रिजल्ट को याद ही कर लेते हैं ताकि इतनी मेहनत ना करनी पड़े, और फॉर्मूला लगा करके हम आंसर निकाल लें। लेकिन याद रहे, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो तुम रट के निकाल लो, और तुम ऐसे ऐसे फॉर्मूला तुम अगर याद करने के चक्कर में फंस गए तो हजारों फिजिक्स में फॉर्मूला मिलेंगे। माइनस क्या लगता है कि एग्जाम हॉल तक में आप ये फॉर्मूला याद करके जा पाओगे? नहीं सर। है ना, सुबह अगर एग्जाम जिस दिन है, सुबह अगर देखे भी याद भी किए, तो एग्जाम हॉल में जाते जाते भूल जाओ, क्योंकि दिमाग में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इतनी सारी प्रेशर है, ये सब चीज नहीं रहती है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट रहे, कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिए, तो आप आराम से इस पोजीशन को अचीव कर सकते। वैसे m1 की जगह क्या रखनी है, कैपिटल M, और m2 की जगह रखनी है कैपिटल M बाई 81, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। हाँ जी, यस सर। √m/81 डिवाइडेड बाई √m प्लस √m/81 √d। बताइए तो क्या रिजल्ट देगा, ये आंसर क्या देगा? सर dy/10। डी/10 है। यस सर। √m तो कट गए, ये हो गया ऊपर में 9, 1 + 1/9, तो 9 1 10/9, 9 9 कट गया, तो d/10, तो d/10 इज द, ठीक है, ठीक है। यस सर। ये एक कंसेंट्रिक हॉलो सेल्स है, दोनों हॉलो सेल्स है,
बोथ आर hollow cells. ये है A और ये है B. A and B are hollow cells, hollow spheres. ठीक है, इसका मास है m1 और भीतर वाला जो A स्फीयर है उसका मास है m1, बाहर वाले का मास है m2, अंदर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस है r1 और बाहर वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस है r. हम आपसे पूछते हैं एक पॉइंट यहां है A, जो सेंटर से A दूरी पर है, एक पॉइंट यहां है B, जो सेंटर से B दूरी पर है, और एक पॉइंट यहां है C, जो सेंटर से C दूरी पर है. ठीक है जी, तो बताइए, फाइंड आई, आई मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए, बी एंड सी. इन तीनों जगहों पर आई के मान बताइए. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन तीनों जगहों पर क्या होंगे ये बताइए. स्फीयर ए और बी दोनों के दोनों हॉलो स्फीयर्स. तो मैंने दो स्फीयर से एक बस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है. आपको कभी 3 स्फीयर मिल जाए, 4 स्फीयर मिल जाए और किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो निकालने का जो प्रोसेस है वो सीख लो, उसके बाद आप इंजॉय करते रहना. बताओ वेदांग, कहां पर आपको आई निकालनी है? सबसे पहले कहां का निकालना चाहते सर ए का. हैं? तो हम ए पर 1 kg का मास करें और इस 1 kg पे हम नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें. ठीक है, तो बताओ इस 1 kg पे फोर्स लगाने के लिए यहाँ पर बाकी और कौन कौन से मास उपलब्ध हैं? तो एक है ड्यू टू m1 और एक है ड्यू टू m2, है ना एनएस? Yes, sir. अब आप एक छोटा सा काम कीजिए अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए कि भाई ये जो m1 है, ये जो m1 है वो इस 1 kg पे कितना फोर्स लगाएगा, जो यहाँ पर है, जो इसके सेंटर से a दूरी पर. और ये जो m2 है, ये जो m2 है जिसका रेडियस आपका r2 है इसका, वो इस ए पॉइंट पर जो 1 kg मास रखा है वो कितना फोर्स लगाएगा, जो कि इसके भी सेंटर से ए ही दूरी पर है. तो बताइए इसके द्वारा फोर्स कितना होगा? ये हम लोग चुप हो, जैसे लगता है कि सर 0 होगा.
जीरो होगा, और जीरो होगा, तुम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के छोड़ दे रहे हो। सर जीरो है। जीरो होगा ना। यस सर। एक तो देखो, सर जीरो होगा, दिस इज द आंसर। सर जीरो होगा, सर इसका जी। मतलब क्या हुआ कि आप जो है, मतलब कि यू आर कंफ्यूज्ड, और आप बस अंदाज लगा के छोड़ रहे। आईआईटीएन को ये अंदाज काम नहीं करेगा। यू मस्ट बी परफेक्टली क्लियर। माइनस जीरो होगा बेटा, ये तो जीरो होगा। और दूसरा में भी जीरो होगा। सेम जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वो एक हॉलो स्फीयर के अंदर में है। तो फाइनल आंसर इज जीरो। सो ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो, एंड देर इज नथिंग, नो डाउट एट ऑल। चलिए आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, और बी पर, सी पर, जहां पर भी निकालना है निकालते रहिए। बी पर बताइए। तो बी पर भी ड्यू टू M1 के कारण एंड ड्यू टू M2 के कारण। तो बी पर की अगर बात करें, तो M1 के लिए, ये आपका हुआ M1 के लिए, इसका रेडियस R1 है, के लिए बी यहाँ है, यहाँ है ना बी, यस सर। यहाँ है बी। और कितना दूरी पे है? बी। बी दूरी पे। और इस M2 स्फीयर के लिए, ये जो M2 स्फीयर है उसके लिए, जिसका रेडियस R2 है, उसके लिए ये वाली पोजीशन यहाँ है ना, माइनस, हाँ सर। वो अंदर है, अंदर। दोनों जगह पर आप 1 kg का मास रख के फोर्स लगा देंगे। और वेदांत बताओ, ये जो पहला वाला जो M1 मास है, उसके कारण कितना फोर्स पहुंचेगा इस 1 kg पे? G M1 बाई बी बी, M1 बाय बी स्क्वायर। है ना वेदांत? हाँ यही तो होगा, क्योंकि वो आउटसाइड हो गया। और दूसरा के कारण बताओ। जीरो जीरो, होगा। क्योंकि वो इनसाइड में। तो दिस इज द आंसर, G M1 बाई बी स्क्वायर। सिंपल। चलिए अब बताइए तीसरा, सी पॉइंट पर की आई वैल्यू। फिगर बताना, बनाना जरूरी नहीं है ना, ये आपके दिमाग में बननी चाहिए, और दिमाग में अगर नहीं हट रहा है तो आप बना लो डायग्राम, और फिर अपना जो प्रोसेस है आप अपना। आई थिंक कि यहाँ पर आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ड्यू टू M1 मास के कारण कितना आई होगा, ड्यू टू M2 मास के कारण कितना आई होगा। M1 के लिए आपकी सी पॉइंट यहाँ हो गई, सी दूरी पे, इसका तो रेडियस R1। और M2 के लिए सी पॉइंट फिर यहाँ हो गया, सी दूरी पे, इसका रेडियस R2 है, मास है। तो दोनों आउटसाइड हो गए ना, यस सर। दोनों आउटसाइड। दोनों इस पर फोर्स लगाएंगे अट्रैक्टिव, सेम डायरेक्शन। तो बताओ भाई कितने आएंगे? G M1 बाई, सी टू। फिर G M2 बाई, तो G M1 M2 बाई C। तो दिस इज द आंसर। सिंपल था, वैसा ध्यान देना है कैसे इसको हम करेंगे। और फिर यही प्रॉब्लम को कई तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में घुमा घुमा के बनाता है। आप अगर फंडामेंटली इसको मजबूती से समझे रहेंगे तो फिर कितना भी क्वेश्चन घुमाए आप उसको solve। तो मैंने आपको किसी भी पॉइंट पर की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सिखाया।
एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कोशिश करो। ध्यान से। The magnitude of gravitational force at distance r1 and r2 from the center of uniform solid sphere of radius capital R and mass capital M are F1 and F2। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी दे सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन, एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते, तो चुनो। पहला ऑप्शन कहता है कि F1 बाई F2 will be equal to R1 by R2 if R1 less than capital R, R2 less than capital। दूसरा ऑप्शन है F1 by F2 is equal to R2 square by R1 square if R1 greater than capital R, R2 greater than। तीसरा है F1 by F2 is equal to R1 by R2 if R1 greater than capital R, और F1 by F2 is equal to R1 square by R2 square if R1 less than capital R and R2 less than capital। इनफैक्ट ये IIT क्वेश्चन पूछा है कई साल पहले। आपको क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चन मिल गए, ढेरों मिले। बताओ वेदांग, इसका आंसर क्लास में है नहीं। सर ट्राई आराम से एकदम आराम से हमें गलत ऑप्शन चुनने से बचना है, और एक से ज्यादा ऑप्शन सही है इसके। एक से ज्यादा ऑप्शन सही वाले को हम बहुत सावधानी से बनाते हैं। किसी को अगर हम गलत बोलते हैं तो उसके कारण भी पता होना चाहिए, तो सही बोलते हैं अभी कारण पता होना। हमेशा हम क्वेश्चन बोल दिए कि IIT का, इसलिए तुम लोग सतर्क हो। नहीं बोलते तो तुम अब तक बना लेते। बहुत ही सिंपल है, भूल जाओ IIT का, बस सिंपली बनाओ इसको। पहला सही है।
ए और बी है सर, बताया सर ए और बी दोनों हो सकते होगा। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। हाँ जी मोहित, आपको दोनों पसंद आ गया? नहीं, दोनों बना के देखे हैं सर, अंदर का एक हाँ अंदर हाँ, लगाएंगे। मतलब दोनों ऑप्शन आपका चॉइस बना। ये सर। आइनस का भी दोनों चॉइस है, ए और रंग बी नहीं बोला, ए और बी। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अगर हम एक सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, दिस इज सॉलिड स्फीयर, और पहला बोलता है R1 R2 अंदर में है, मतलब R1 इसका रेडियस है कैपिटल R। तो एक पॉइंट यहाँ है R1 दूरी पे, एक पॉइंट यहाँ है R2 दूरी पे, क्योंकि दोनों के दोनों कैपिटल R से छोटा है। तो R1 पर जो फोर्स लगेगा F1, R2 पर जो फोर्स लगेगा F2। ये पहला ऑप्शन की बात हो रही है, ए और ए की बात। तो जो फोर्स होगा F1, बोलो, जी कैपिटल M स्मॉल m x, x मतलब R1 बाई R3, और दूसरा जो होगा जी कैपिटल M स्मॉल m R2 बाई कैपिटल R। तो F1 बाई F2 करेंगे तो आपको आएगा R1 बाई R। ये सही होगा। बी की बात करें, आपकी ये अगर सॉलिड स्फीयर है, रेडियस कैपिटल R है, R1 यहाँ है जो कि कैपिटल R से ज्यादा है, R2 यहाँ है जो कैपिटल R से ज्यादा है, तो वहां पे जो फोर्स लगा, ये F1 आपका लगा, ये F2 लगा। तो इस केस में F1 F2 का जो रेशियो होगा, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई R1 स्क्वायर, G कैपिटल M स्मॉल m बाई R2, ये कट जाएंगे और R2 स्क्वायर ऊपर जाएंगे, नीचे R1। यही हुआ। तो ये नहीं होगा और ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सब है, सिंपल से। अब हम लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में ये कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है जो हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में वो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी, जिसका हमने बेसिक डेफिनेशन आपको दिया था कि द निगेटिव डेरिवेटिव, याद रखना ये हमेशा के लिए, निगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी किसी का भी हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैग्नेटिक हो, किसी का भी हो, इलास्टिक हो,
उसकी नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन गिव्स ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स देता है। तो आप इसको थोड़ा एलोबरेट करो। du by dr इज f। f मतलब कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ f जो है वो कैसा फोर्स होगा? कोई भी फोर्स नहीं होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ऐसे फोर्स होंगे जिसके वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे और एक राउंड ट्रिप में वर्क डन के मान 0 होंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का नियम सिखाए थे। ये बराबर होगा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। वेक्टर क्यों आ जाता है पता है? कि फोर्स एक वेक्टर है, पोजीशन एक वेक्टर है। तो जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो या तो डॉट से मल्टीप्लाई होंगे तो क्रॉस से होंगे। अब क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से एक पोटेंशियल एनर्जी बनता है जो कि एक स्केलर है, तो डॉट से दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं। पोजीशन ए पर मान लो कोई एक आर्बिट्ररी पोजीशन माना ए, जहां पर की पोटेंशियल एनर्जी है यू ए। पोजीशन बी पर पोटेंशियल एनर्जी माना यू बी। तो माइनस छूट गया, नेगेटिव डेरिवेटिव है ना, माइनस छूट। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे? यू बी माइनस यू ए। माइनस जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड ना, उसको उसमें एडजस्ट कर दो तो हो जाएगा लेफ्ट साइड में यू ए माइनस यू बी, और ये बराबर आएंगे एफ डॉट डी आर पोजीशन ए से लेकर पोजीशन। ये आपके मेन फॉर्मूला हुआ पोटेंशियल एनर्जी का। और ये राइट साइड जो टर्म आ रहा है ये एक्चुअली में क्या है? ये कुछ नहीं है, इट इज द वर्क डन बाई एफ फ्रॉम ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप यहां पे इस फोर्स को जो फोर्स आपने यहां दिखा रहे हैं, अगर ये फोर्स को आप ग्रेविटेशनल फोर्स लोगे तो यहां जो दोनों पोटेंशियल एनर्जी ए पर और बी पर बोल रहे हो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। अगर आप यहां फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लोगे, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लोगे जो कि एक कंजर्वेटिव होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ए पर बी। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स लोगे तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इलास्टिक फोर्स लोगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम यहां जैसा भी फोर्स लोगे उसी के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी के नामकरण आए। अब हम क्या करते हैं, कोई एक पोजीशन को रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस वहां लेते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को हम एज्यूम करते हैं 0 पे, है ना। तो मान लो कि हम पोजीशन बी को एज ए रेफरेंस लेते हैं, टेकिंग पोजीशन बी एज रेफरेंस, है ना। और ग्रेविटेशन में या जहां पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, ग्रेविटेशन में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। वहां पे हम रेफरेंस को बेसिकली इंफिनिटी पर कंसिडर करते हैं, टेकन एट इंफिनिटी, टेकन एट वेरी फार, दैट इज एट इंफिनिटी, क्योंकि वहां पे फोर्स 0 हो जाता है।
तो अगर हम पोजीशन बी को एज ए रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो देन potential energy at B will be 0, will be considered as 0. है ना? तो अगर हम B को 0 कर लेते हैं तो मेरे पास A पोजीशन पर की पोटेंशियल एनर्जी बच जाएगा। डेफिनेशन वही रहेंगे पुराना वाला F.dr, बस यहाँ अंतर क्या आएगा, यहाँ पर अंतर आएगा पोजीशन A से लेकर हम यूज करेंगे रेफरेंस। वर्क डन कहां से कहां तक होगा, तो वर्क डन बाई जो फोर्स आप कंसीडर कर रहे हैं ग्रेविटेशन का, वो होगा पोजीशन ए से लेकर रेफरेंस। अब कोई जरूरी नहीं है कि रेफरेंस इंफिनिटी पर ही हो। आपको अगर किसी प्रॉब्लम में रेफरेंस इंफिनिटी न देकर कहीं दूसरी जगह दिया है तो आपको उसी पोजीशन को रेफरेंस लेना है। हाँ, रेफरेंस आप जहां लोगे वहां पर की पोटेंशियल एनर्जी को आप 0 कंसीडर करो। और अगर रेफरेंस नहीं दिया है और आपको लेना जरूरी है तो आप इनवर्स स्क्वायर लॉ जहां लग रहे हैं वहां पर आप इंफिनिटी पर पोटेंशियल। तो आप यहां गौर से देखो, दो बॉक्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक स्क्रीन पे एक जो पहला बॉक्स है, एक फॉर्मूला तो आपका ये वाला हुआ जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ हुआ और एक तीसरा यहाँ हुआ। तो ये जो दूसरा वाला है वो क्या बता रहा है, तुम गौर से देखो, ये दूसरा वाला क्या बता रहा है, ये 2 पॉइंट पर की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बता रहा है। और ये जो तीसरा है वो किसी एक पॉइंट पर की पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। ए पॉइंट पर की पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है तीसरा वाला, और दूसरा है 2 पॉइंट पर की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस बता रहा है। और तुम गौर करोगे तो पता चलेगा कि 2 पॉइंट पर की जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है उसको बताने के लिए किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रेफरेंस टेकन इन दिस। तो आप बिना रेफरेंस लिए किसी भी 2 पॉइंट पर की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक पॉइंट पर की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो वो आपको बिना रेफरेंस के नहीं हो पाएगा। यू हैव टू कंसिडर रेफरेंस पोजीशन। तो आज के बाद से कहीं पर भी कभी भी आपको कभी पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना हो तो आप उस प्रॉब्लम में ढूंढो कि कहां पे रेफरेंस दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो आपको लेना पड़ेगा और देखना कि जो फोर्स है वो अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है तो आप इंफिनिटी पे रेफरेंस कंसीडर कर सकते। हमेशा कभी भी रेफरेंस इंफिनिटी पर नहीं ले लेना, रेफरेंस हमेशा इंफिनिटी पे नहीं ले लेना। जब भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है वहां पे हम इंफिनिटी को एज ए रेफरेंस कंसीडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन तीनों केस में नोट कर लो, टेक dr is as equal to dxi dyj dzk as the force given। जैसा फोर्स दिया है उसके अनुसार हम dr की पोजीशन लेंगे। पोजीशन है वो है ना, 3 डायमेंशन में भी हम ले सकते। जैसा फोर्स दिया रहेगा, अगर फोर्स में आई जे के तीनों है तो हम ये तीनों लेंगे। अगर फोर्स में सिर्फ आई है तो सिर्फ हम dxi लेंगे। फोर्स में सिर्फ जे और के है तो फिर हम dyj और dzk लेंगे। अदरवाइज आप बोलोगे सर हम
आप बोले हैं dr की जगह इतना लेने, तो हम सब जगह यही लेंगे, तो ले लो, फोर्स जैसा होगा उसी के अनुसार वो सज धज जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पोटेंशियल निकालने का। तो आइए हम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं। तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना होगा वर्क डन। तो चलिए हम वर्क डन कैलकुलेट करना सीखते हैं। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी। मान लेते हैं एक मास है m1, ध्यान से सुनना इसको। एक मास है m1 जो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, और एक दूसरा मास है m2 जो ए पोजीशन पर है, और वो m1 से r ए पोजीशन पर है। और इस m2 को हम ए पोजीशन से पोजीशन बी तक ले जाते हैं, जिसकी आर बी हुई पोजीशन फ्रॉम m1। हम इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन तक यहां से यहां तक ले जाते हैं। हम कोई भी रास्ता लेके जाएं, हम अगर ए को ये रास्ते से लेके जाएं ए से बी तक, या m2 को हम सर्कुलर पाथ लेते हुए जाएं, या सीधा स्ट्रेट लाइन लेके जाएं, तो वर्क डन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हर एक केस में वर्क डन एग्जैक्टली उतना ही है। तो अब बताइए कि जब ये m2 ए पोजीशन पर था, तो क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था? लग रहा था। तो m1 के द्वारा एक फोर्स लग रहा था। और जब ये m2 बी पोजीशन पर पहुंचा, तो क्या इस m2 पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी। लग रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाएगा फोर्स। फोर्स का स्ट्रेंथ कम हो। तो इसका मतलब जब ये m2 ए से चल रहा होता है, तो रास्ते भर में m2 पर फोर्स लग रहा होता है। ये जब वो सर। ए से बी के रास्ते जब ये चल रहा होता होगा, बी तक पहुंचने के क्रम में लगातार इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता होगा। ये फोर्स जो उस पर लग रहा है वो कैसा फोर्स है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अरे बोलो भाई जल्दी। वेरिएबल है। वेरिएबल है तो कैसा वेरिएबल है? डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स के वर्क डन हमें अभी निकालने का सामना मिला। तो वेरिएबल फोर्स के वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि m2 कभी यहाँ है रास्ते में, जो यहाँ से r दूरी पर है, और इसको हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए br, ये डिस्प्लेसमेंट दिए, ये वाली डिस्प्लेसमेंट दिए, और यहां पर इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लगा इस पर, वो इस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में। यहां से यहां तक जाने में जो वर्क डन होगा वो छोटा वर्क डन होगा ना। ये सर। इसको हम लोग dw बोले। और ये छोटी डिस्प्लेसमेंट, इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट है
कि हम यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि ये जो डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ वो बराबर होगा एफ जी, जो फोर्स लगे, डॉट डी आर। और हम अगर ए से बी तक का टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने जो छोटा वर्क डन डिफाइन किया है उसको पकड़ के हम इंटीग्रेट कर दें। तो एफ जी डॉट डी आर, देखो फिर आ गया वही जो आपने इसके पहले बताया था, पोजीशन ए से लेकर बी तक। अब बताइए एफ जी का मान कितना है? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू कॉस, एंगल बोलो यार, एंगल बोलो जल्दी। 180 सर। 180 डिग्री, 180 डिग्री। और अब आप इसको इंटीग्रेट करो पोजीशन ए से पोजीशन बी। तो ये हो जाएंगे माइनस जी m1 m2 डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r, पोजीशन ए से लेकर, और रिजल्ट क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे माइनस जी m1 m2 1/r b -1/r, यही आएंगे ना। माइनस को भीतर में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, चेक कर लो। वेदांत, आइनेश, ठीक है, चेक कर लो। हाँ ये सर सही है। तो वर्क डन मेरा आ गया, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, पहले बी लिख दिए तो माइनस का एडजस्टमेंट नहीं हुआ ना, कहाँ सही है आइनेश? तो वो माइनस, अच्छा वो पीछे वाला माइनस देखा नहीं मैं। ये बाहर वाला माइनस तो बाहर में ही है, वो तो भीतर नीचे। वाला माइनस एडजस्ट करने के लिए पहले नीचे वाला रखेंगे, फिर ऊपर वाला। अब सही है। तो ये आ गया आपका -जी m1 m2 इंटू 1/r a -1/r। ये वर्क डन। अब अगर हम मास को, m2 मास को, ये जो m2 मास यहाँ है जिसको मैंने ए से बी तक ले गया था, अगर हम इसको इंफिनिटी तक ले जाते, बी को इंफिनिटी तक ले जाते, तो फिर वर्क डन क्या आता? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू इंफिनिटी, सॉरी, हाँ, ए टू इंफिनिटी, ए टू इंफिनिटी, है ना। ये जो है ए से जो चलना शुरू हुआ इसको हम ले गए इंफिनिटी तक। तो बताओ भाई क्या आ जाएगा? माइनस जी m1 m1 m2 m2 डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि 1/b 1/इंफिनिटी 0 बन। तो ये क्या है? तो तुम देखोगे तो ये है यू ए माइनस यू बी।
और ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी इज नथिंग बट इज द work done by gravitational force from A to B is equal to minus Z m1 m2 into 1 by R A minus 1 by R B। ये हुआ पहला। एंड किसी भी पॉइंट पर की पोटेंशियल एनर्जी यू ए दैट इज नथिंग बट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ए टू इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई। तो ये रिजल्ट हम लोग यूज करें। याद रहे, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो रेफरेंस कहाँ लिया गया है? रेफरेंस इज टेकन एट इंफिनिटी। याद रहे, अगर रेफरेंस को इंफिनिटी पर नहीं लेंगे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं लेंगे। चलिए कुछ बात को यहाँ नोट किया जाए। सबसे पहला, अच्छा एक बात बताओ, आइनस आप बताओ, सर अगर मान लो यहाँ पर m1 नहीं होता और इस m2 को हम a से b या a से इंफिनिटी ले जाते तो क्या वर्क डन होता? ऐसे भी सर, तो m1 0 इस केस में लेंगे क्या? हाँ, m1 है ही नहीं, मतलब एक मास नहीं है, नहीं सर, और नहीं एक सर, एक फोर्स मास, नहीं आ अकेला मास को हम ए से बी, बी से इंफिनिटी ले जा रहे हैं, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्कडन होंगे नहीं होंगे? नहीं होगा। और जब वर्कडन नहीं होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा, नो सर। है ना? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन इट इज द वर्क डन। यस। तो वर्कडन होने के लिए, वर्कडन होने के लिए ये वाली मास का होना जरूरी हाँ सर। है ना? मतलब कि दो मास का जोड़ा होना जरूरी है। अगर सिंगल एक मास को ही सिर्फ आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कराओगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हो? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is always defined for pair of mass particles. Pair of mass particles. जैसे कि अगर एक मास यहाँ m1 है और एक मास यहाँ m2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? हम ये नहीं कहेंगे कि m1 में इतनी पोटेंशियल एनर्जी है या m2 में इतनी पोटेंशियल, ये जोड़े में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द पेयर्स ऑफ मास, में पेयर ऑफ मास, और इस पेयर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? आप कहेंगे माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r, ये बोलेंगे।
और आप अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप एक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आप रेफरेंस कहाँ लिए हुए हैं? रेफरेंस इज टेकन एट इंफिनिटी। आप यूं समझ लो कि जब भी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं -GM1m2/r, इसका मतलब हमेशा रेफरेंस आपने कहाँ लिया हुआ है? इंफिनिटी। और अगर इंफिनिटी को रेफरेंस अगर ना लेके कहीं और कोई दूसरी जगह रेफरेंस लिए हुए हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर कोई और दूसरा होगा, इसी में कुछ ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन पार्टिकल सिस्टम। एक आपको पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इसका कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा। कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट, फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ द पार्टिकल। जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी, सबका जोड़ा लगा लीजिए, और फिर देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर, और हर एक जोड़े का पोटेंशियल एनर्जी को लिख लीजिए। एक जोड़े की कैसे लिखनी है मैंने आपको भी सिखाया, और इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हर एक जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर एंड देन ऐड देम, और उसको आप जोड़ दीजिए स्केलरली। जो भी आया उसको आप सिंपली जोड़ दीजिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टोरली नहीं जोड़ाएगा, स्केलरली जोड़ दीजिए। दिस विल गिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पार्टिकल है, एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है। तीनों की अपनी अलग अलग डिस्टेंसेस है, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इस सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इनके जोड़े लगाएंगे। कितने जोड़े बनेंगे आपस में? 3 जोड़े बनेंगे, और हर एक जोड़े की आप एनर्जी लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहला जोड़ा होगा GM1m2/a, माइनस से शुरू हो। अच्छा आइनस, माइनस से ही क्यों शुरू हो रहा है, आप बता सकते हो? माइनस से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन वन एंड अपोजिट फोर्स अपोजिट, वन एंड अपोजिट का। ये तो बताया ना, किसी भी पॉइंट पर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। यस सर। उस पॉइंट से हम इंफिनिटी तक या रेफरेंस तक ले जाने में जो वर्क डन निकालते हैं वही होता है। हाँ सर। तो
अगर मान लो ये जो M2 है, ये जो M2 है ए पोजीशन पे, अगर हम इसको इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो ये जो M1 यहाँ बैठे बैठे तो हमेशा इसको अट्रैक्ट करेगा ना, यस सर। और डिस्प्लेसमेंट तो हम इधर ले जा रहे हैं, हाँ सर। तो दोनों के बीच का एंगल तो 180 हो गया, ओह यस सर। तो वर्क डन हमेशा निगेटिव आएगा ना, हाँ सर। इसलिए वर्क डन हमेशा निगेटिव। चलिए दूसरे जोड़े की एनर्जी बोलिए, -G_M2 डिवाइडेड बाई बी। तीसरे जोड़े की एनर्जी बोलिए, -G_M1 डिवाइडेड बाई सी। तो ये आपकी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ये 4 पार्टिकल हैं, चारों पार्टिकल का मास इक्वल है और वो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तो बताइए इस पूरे सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो आप पहले बताओ कि कितने इसमें जोड़े लगेंगे। आइनस बताओ, तुम बताओ कितने जोड़े लगेंगे? सर 6 होगा। 6 होगा। यस सर। एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, 4 जोड़े तो इधर से होगा, और 2 जोड़े हो गए डायगोनल वाले, ये डायगोनल, टोटल 6 जोड़े बने। इन 6 जोड़े में 4 जोड़े की एनर्जी एक ही आएंगी, क्योंकि मासेस हमने सबका एक ही लिया, तो 4 टाइम्स हो जाएंगे -G_M²/a। और डायगोनल वाले जो 2 जोड़े हैं उनके भी आपस में इक्वल होंगे, और डायगोनल की दूरी होगी a√2, 2 टाइम्स ऑफ -G_M²/a√2। ठीक है जी। समझ आया? यस सर। यस सर। कभी कभी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक और चीज सीखते हैं। सी टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी associated with a mass m0 placed in a system, placed in a system। मतलब एक सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम में एक पर्टिकुलर मास है m0, उस m0 में कितनी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है ये निकालने की हमें जरूरत पड़ती है। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि सिस्टम की टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम क्या सीखने वाले हैं? अभी हम सीखने वाले हैं कि सिस्टम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर मास में कितनी पोटेंशियल है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये 4 पार्टिकल्स हैं, मास सबके बराबर है, और एक मास और है, मान लो यहां ले लेते हैं, या कहीं ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं m0। 5 मास का एक सिस्टम, 4 गो कॉर्नर पे है, एक सेंटर, साइड इसका है। 5 मास के एक सिस्टम बन गया।
और आपको पूछता है एम नॉट मास पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो। तो पोटेंशियल, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप क्या कीजिए, मेक दी पेयर्स ऑफ एम नॉट with its surrounding masses। आपको क्या करना है, सिर्फ एम नॉट का ही जोड़ा लगाना, इसके आसपास के मास के साथ सिर्फ एम नॉट का ही जोड़ा लगाना, पूरे सिस्टम का जोड़ा नहीं लगा, सिर्फ एम नॉट का जोड़ा लगाना। और फिर फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर एंड एड दैट। तो बताइए, तो इस एम नॉट के कितने जोड़े पहुंचेंगे? 4। 4 जोड़े हो जाएंगे। ये इसका एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये 4 जोड़े लगेंगे। और हर एक जोड़े की जो डिस्टेंस होंगी वो सेम होंगी, a/√2। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ एम नॉट, सिर्फ एम नॉट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हुई, यह कैसा, क्योंकि 4 वो है, तो 4 इंटू -g m इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाई a/√2। ठीक है जी। तो इस तरह हम किसी एक पर्टिकुलर मास की क्या पोटेंशियल एनर्जी वहां पर एसोसिएट हो रही है सिस्टम में, अगर एक मास है तो हम उस मास का ही सिर्फ जोड़ा लगाएंगे, और उस जोड़े की जितने भी जोड़े बनते हैं, हर एक जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे। और याद रहे, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं -gm1m2/r, तो इसका मतलब कि आपने इंफिनिटी को रेफरेंस लिया हुआ है, ये भूल मत जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको सिखाया सिस्टम की और किसी एक मास की एनर्जी एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड वर्क डन, वर्क डन, और आपको वर्क डन निकालने में 2 तरह के फोर्स के द्वारा पूछा जाएगा, एक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इसको हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू ओके टू ऑल सर। ऑफ यू। थैंक यू सर।